कर लग रहा है कि राजा ने अनाज की मात्रा बढ़ा दी है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बेटी, राजा ने कुछ भी नहीं बोला। हमने तो महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारे मेहनत के बदले 6 किलो अनाज मिलेगा। हम लोग खामखा महाराज से डर रहे थे, लेकिन महाराज ये कहानी छतरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां बिरजू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो स्वभाव से बहुत ईमानदार और कर्म से बहुत मेहनती था। बिरजू का एक बेटा था जिसका नाम किशन था। किशन भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। किशन जब छोटा था, तभी उसकी माँ का किसी बड़ी बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके पश्चात किशन के पिताजी ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे और खुद ही किशन को पालेंगे। दोनों पिता पुत्र राजा सूर्यभान के यहाँ काम करते थे। दोनों का काम राजमहल के पूरे बगीचे में पानी डालना और उसकी देखभाल करना था। दिन भर मेहनत करने के बाद राजमहल से उन्हें केवल 2 किलो अनाज मिलता था। 2 किलो अनाज में बिरजू और किशन का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे या फिर आधा पेट अनाज खाकर अपना गुजारा करते थे। दोनों राजमहल से मिलने वाले अनाज से खुश नहीं थे, परंतु उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा से इस बारे में कह सके। इस सब की बिरजू को तो आदत पड़ चुकी थी, परंतु किशन अभी हट्टा कट्टा था और उसके शरीर के हिसाब से उसे बहुत कम खुराक मिल रही थी, जिससे वो बहुत नाराज था। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपने पिता से बात करता है। पिताजी, हमें राजा के यहाँ काम करना छोड़ देना चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। किशन के मुंह से ये बात सुनकर बिरजू तो चौंक जाता है। क्या कहा? राजा के यहाँ का काम छोड़ दे? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ। हमें राजा के यहाँ काम करना छोड़ देना चाहिए। आखिर इतनी मेहनत करके हमें मिलता क्या है? बस 2 किलो अनाज। इतने कम अनाज से ना तो हमारा पेट ठीक से भर पाता है और ना हमारा ठीक से गुजारा हो पाता है। और यदि हम सही से खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? इससे अच्छा अगर हम किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो कम से कम इससे ज्यादा कमाएंगे और अभी जिस तरह रह रहे हैं उससे अच्छी हालत में रहेंगे। बिरजू भी किशन की बात से सहमति रखता था, परंतु वो राजा से बहुत डरता था, जिस कारण वो राजा की नौकरी नहीं छोड़ पाता था। बेटा, तू सही कहता है। भूखे रहने से मेरी तबीयत भी खराब रहती है। भूखे रहने के कारण कभी कभी तो मुझे दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर भाग गए और कहीं और जाकर काम करने लगे तो राजा हमें ढूंढकर बहुत दर्दनाक सजा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा के यहाँ काम करते रहे। चल, अब इन बातों को छोड़ और जल्दी जाकर जंगल से थोड़ी सूखी लकड़ियां लेकर आ जा। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। पिता का डर देखकर और ऐसी बातें सुनकर किशन भी डर जाता है और दूसरे शहर जाकर नौकरी करने का अपना ख्याल छोड़ देता है। बिरजू और किशन की बीच की बात खत्म हुई और किशन वहां से जंगल की ओर लकड़ियां लेने चला जाता है। किशन के जाने के कुछ समय बाद उसके घर पर मीरा चाची आ जाती है, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहती है। बिरजू भाई, क्या हो रहा है? सब कुशल मंगल है ना? हाँ बहन, सब बढ़िया है। और बताइए, कैसे आना हुआ? मुझसे कोई काम था क्या? नहीं बिरजू भाई, कोई काम नहीं था, बस एक जरूरी बात करनी थी तुमसे, तो चली आई। हाँ बोलिए ना, क्या जरूरी बात करनी है मुझसे? बिरजू भाई, तुम्हारी पत्नी के गुजरने के बाद तुमने बहुत दुख देखे हैं। उसके जाने के बाद घर संभालना और साथ साथ काम करना, और अब भी वही कर रहे हो। अब तो तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, तुम उसकी शादी क्यों नहीं करा देते? बहू आएगी तो घर संभाल लेगी, तो कम से कम घर के कामों से तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। मीरा बहन पर किशन की शादी हुए तो 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तुमने? किशन की शादी हुए 1 साल बीत चुका है? लेकिन तुमने ये बात तो अब तक किसी को बताई ही नहीं है। ऐसी क्या वजह है जो तुमने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी है? नहीं बहन, ऐसी कोई वजह तो नहीं है। किशन की औरत अपने माँ के यहाँ है। जरा मुझे भी तो बताना, आखिर बहू अपने माँ के यहाँ क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए की है? तुम किशन से कहते क्यों नहीं हो कि वो अपने पत्नी को उसके मायके से लेकर आए?
तुम आज ही किशन को भेज दो बहू को अपने मायके से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं बहन? तुम तो देख ही रही हो, हमें गरीबी चारों तरफ से घेरे हुई है। हमारे घर में बहू को सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बाजार से चारपाई खरीद कर ला सके। और तो और, ना ही किशन के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। हमारी हालत इतनी खराब है कि किशन के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, और उनमें से एक तो बुरी तरह से फटा हुआ है, और फटे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ किशन भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह बिरजू भाई, मैं तो तुम्हें बड़ा होशियार समझती थी, मगर तुम तो बहुत बड़े मूर्ख निकले। बस इतनी सी बात के लिए तुमने किशन की पत्नी को उसके मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर ये भी कोई बात हुई। चारपाई और कपड़ों की वजह से तुम घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहे हो। चलो मैं दूंगी तुम्हें चारपाई अपने घर की, जिस पर बहू सो बैठ सके, और मोहन के लिए नए कपड़े भी खरीद कर लाऊंगी। नहीं मीरा बहन, रहने दीजिए। आप क्यों खामखा में परेशान हो रही हो? इसमें परेशानी किस बात की भाई? आखिर किशन मेरे भी तो बच्चे जैसा है। फिर इतना कहकर मीरा चाची अपने घर की ओर चल देती है। मीरा चाची के जाने के बाद बिरजू सोचने लगता है। ठीक ही तो कह रही थी मीरा बहन, मुझे अपनी बहू को अपने यहाँ बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा किशन को, ताकि वो बहू को लेकर आ जाए। फिर कुछ समय बाद मीरा चाची वापस आकर अपने घर से बिरजू के लिए चारपाई और किशन के लिए नए कपड़े छोड़ जाती है, ताकि किशन उसकी पत्नी को अपने घर लेकर आ सके। मीरा चाची के जाने के कुछ देर बाद किशन जंगल से लकड़ियां काटकर जब घर लौटा, तब उसने घर में रखी चारपाई देखी, और अचानक घर पर चारपाई देखकर वो अपने पिता बिरजू से पूछने लगा। पिताजी, मुझे जंगल गए बस कुछ ही समय हुआ था, उतने में आप ये चारपाई कहाँ से लेकर आ गए? बेटा, ये चारपाई मैं नहीं लेकर आया। ये तो थोड़ी दूरी पर रहने वाली मीरा बहन ने हमें दिया है, और उन्होंने तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाकर दिए हैं। लेकिन पिताजी, मीरा चाची ने ये चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, ये चारपाई हमारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पत्नी के लिए दिया है, और नए कपड़े तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपने ससुराल जा सको। बेटा, इन नए कपड़ों को पहनकर तुम कल अपने ससुराल चले जाना और अपनी पत्नी को लेकर आना। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, ऐसे में हम सुरीली को क्या खिला पाएंगे? वह हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूं तेरी बात भी, पर हम बहू को जिंदगी भर ऐसे ही उसके मायके में भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। आखिर कभी ना कभी तो हमें उसको यहां लेकर आना ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू कल ही जाकर बहू को उसके मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर सुरीली को उसके मायके से ले आऊंगा। अगली सुबह किशन मीरा चाची के दिए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी सुरीली को लाने अपने ससुराल की ओर चल देता है। ससुराल में किशन की बहुत खातिरदारी होती है। किशन एक हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुक जाता है। देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद किशन अपनी पत्नी सुरीली को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में किशन सोचने लगता है। अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ होगा। सुरीली देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं सुरीली को मीरा चाची के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा, फिर सुरीली को अपने घर ले आऊंगा। किशन अपनी पत्नी को मीरा चाची के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। परंतु जब बिरजू ने किशन को घर अकेले आते देखा तो उसने किशन से पूछा। बेटा, तू अकेले ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लेकर आया? पिताजी, मैं सुरीली को ले आया हूँ, परंतु अभी के लिए मैं उसे मीरा चाची के यहाँ छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सुरीली ये सब देखेगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो सुरीली को चाची के यहाँ से ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी। पहले तू महाराज के पास चल, वे तुझे 4 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूं। तुझे अपने ससुराल में हफ्ते भर नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं।
किशन बगैर सफाई किए केवल अपने नए कपड़े बदलकर अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। अब शाम होने को थी। इधर बिरजू और किशन राजमहल से अपने घर लौटने को थे और उधर मीरा चाची ने अपने घर पर सुरीली की खूब खातिरदारी की और फिर सुरीली से कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। चाची की बात सुनकर सुरीली को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुरीली मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये घर उसका नहीं है, तो उसने चाची से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर ये घर किशन का नहीं है तो फिर किशन का घर कौन सा है? बेटी किशन राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वो काम करके आने ही वाला होगा, उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। फिर मीरा चाची सुरीली को उसके घर छोड़ आती है। सुरीली को किशन का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगा हो। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, उन पर भी धूल की परत बिछी पड़ी थी। घर की ऐसी हालत देखकर सुरीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर की हालत तो बहुत खराब है और इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुरीली बहुत ही होशियार और समझदार थी। उसने सोचा कि ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है और मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर के साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरे घर को साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वो मीरा चाची के दिए हुए चारपाई पर बैठकर किशन के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, मगर किशन और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। अब सुरीली बेचैन होने लगी थी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसके घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही किशन और उसके पिता हाथ में अनाज की बोरी लिए घर पर आ जाते हैं। घर में आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। किशन ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजमहल से मिलता था अपने पत्नी को दे दिया और फिर उससे बोला, लो सुरीली, ये अनाज आज के लिए है, इसे पका लो। सुरीली को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो किशन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। सुरीली, राजमहल से हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही मिलता है। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजमहल में पूरे दिन काम करते हो और उसके बदले राजमहल से आप लोगों को केवल 2 किलो अनाज मिलता है। ये तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें राजमहल से जो अनाज मिल रहा है वो राजा के कहे अनुसार मिल रहा होगा, और हम राजा के हुक्म के खिलाफ जाकर और अनाज भी तो नहीं मांग सकते। पिताजी, कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लेना और राजा से एक बार कह देना कि महाराज, 2 किलो अनाज से हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और हाँ, ये सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करना से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। सुरीली, अभी तुम राजा को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना, तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो व्यक्ति अपना हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए जरूर से कहना। ठीक है बेटी, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल राजा से जरूर बात करूंगा। अभी के लिए तुम इस अनाज को बना लो। उस रात सुरीली भी मान जाती है और सबके लिए उन्हीं 2 किलो अनाज से खाना बना लेती है।
अगले दिन किशन और उसके पिता बिरजू दोनों राजा से मिलने उसके पास चले गए और राजा के सामने पहुंचकर बिरजू ने राजा से कहा, महाराज, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। महाराज, पूरे दिन महल के बगीचे में काम करने के बदले राजमहल से हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है। महाराज, इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिरजू, ये बात तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, आज से बिरजू का अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए और 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब सुरीली ने किशन के पास अनाज की बड़ी बोरी देखी, तब वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस बोरी को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज की मात्रा बढ़ा दी है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं। नहीं बेटी, राजा ने कुछ भी नहीं बोला। हमने तो महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारे मेहनत के बदले 6 किलो अनाज मिलेगा। हम लोग खामखा महाराज से डर रहे थे, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु है। उन्होंने हमारे साथ साथ राजमहल में काम करने वाले सभी मजदूरों के राशन में भी बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। बिरजू ने सुरीली को बहुत दुआएं दी। सुरीली बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज में से वो हर बार थोड़ा थोड़ा अनाज बचा लिया करती थी। इसी तरह कुछ महीनों तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप जब राजमहल जाओगे तब आप महाराज से मिलकर कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो। ठीक है बेटी, मैं कल काम करने के बाद जब मैं महाराज से मिलूंगा तब उनसे ये बात कहूंगा। अगले दिन राजमहल का काम खत्म करने के बाद बिरजू और किशन महाराज के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज, मैंने अपने बेटे किशन की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया बिरजू, जो तुमने किशन की शादी कर दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। मंत्री, आज से बिरजू का अनाज 6 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाए। राजा की ये बात सुनकर बिरजू और किशन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल गए। 10 किलो अनाज देखकर सुरीली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो 10 किलो अनाज में से वो आधे से भी ज्यादा बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को वो पका लेती थी। ऐसे ही साल भर चलता रहा। अब सुरीली ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, कल से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। आखिर कब तक आप लोग ऐसे मजदूरी करोगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। आप आज जाकर महाराज से बोल देना कि मैंने और मेरे बेटे ने गांव में छोटी सी दुकान खोली है, तो मैं और किशन अब राजमहल में काम करने नहीं आ पाएंगे। और यदि महाराज कुछ कहे तो थोड़ा अपनी तबीयत का बहाना बना लेना। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजमहल से आप लोग जो अनाज लेकर आते थे उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके काफी अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और ये अनाज बेचो। भगवान ने चाहा तो दुकान बहुत जल्द ही अच्छे से चलने लगेगी। सुरीली की बात सुनकर बिरजू और किशन थोड़ा चौंक तो जाते हैं, पर उन्हें पता था कि सुरीली कुछ सोच समझकर ये कह रही होगी। ठीक है बेटी, मैं आज ही महाराज से ये बात कर लूंगा और फिर घर आते आते बाजार में एक अच्छी सी दुकान भी देख लूंगा और फिर हम कल से उसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। बिरजू ने गांव के बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी।
दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। देखते देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही सुरीली अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़े हुए सोने के हार पर जाती है। सोने का हार देखकर सुरीली की आंखें आश्चर्य से खुली कि खुली रह जाती है। सुरीली जल्दी से उस हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन गांव के चौराहे पर राजमहल के ढिंढोरची ने ऐलान किया कि रानी का महल एक चिड़िया ले उड़ी है। किसी को मिले तो राजमहल में लाकर दे दे। रानी की हार की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर किसी के जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात सुरीली को पता चली, तब भी उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला था। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से बोला, क्या हुआ मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं अभी तक? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री तो एक काम करो, फिर से पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि रानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वो हार मिले वो बिना डरे आकर राजा को बताए। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के कहते ही मंत्री ढिंढोरची से फिर से पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, एक चिड़िया रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए, उस हार को वो महाराज को लाकर देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये खबर अब सुरीली तक पहुंच जाती है। सुरीली फौरन से अपने पति और ससुर से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का सोने का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू, राजा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। पिताजी, वो रानी का सोने का हार हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप वो हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। सुरीली वो सोने का हार निकालकर बिरजू को दे देती है। बिरजू भी वो सोने का हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा भी बहुत खुश होता है। हार मिलने की खुशी में राजा बिरजू से कहता है, बिरजू, आज मैं बहुत खुश हूँ और शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मांगना है मांग लो। बिरजू, मैं जानता हूँ तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। मैं आज तुम्हें जो चाहिए वो देने तैयारी हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो एक बार मैं मेरे परिवार वालों से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है बिरजू, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। बिरजू राजा को रानी का हार लौटाकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो सुरीली से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं एक बार अपने परिवार वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप कल महाराज से मिलकर उनसे कहना कि क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकूंगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं कल महाराज से वैसे ही कहूंगा। अगले दिन बिरजू राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया और बिरजू को देखकर राजा ने बिरजू से कहा, कहो बिरजू, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे देते तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूंगा। ठीक है बिरजू, मैं आज ही मंत्री से कहकर गांव में 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब फूलों फलों और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर बिरजू को गांव के अंदर 5 बीघा जमीन दिलवा देता है। अब किशन दिन रात खेतों में मेहनत करता है और बिरजू अपनी अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत धनी हो जाते हैं। फिर गांव के अंदर एक अच्छा सा और बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह सुरीली की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में बिरजू और किशन की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और अमीरी के दिन आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।